हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर है। इसमें से मेंडल के नियम, एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण और डाउन सिंड्रोम, ये सब बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। पूरा चैप्टर, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को कर दो लाइक, अगर चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। स्टूडेंट, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि व्यूज ज्यादा आ नहीं रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और इससे पहले अगर आप लोग 4 लेसन नहीं देखे हो, चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और चैप्टर नंबर 3 मानव जनन, चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य, इन सबको नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। और फिजिक्स का भी 3 पार्ट पढ़ा दिया हूं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 पार्ट पढ़ा दिया हूं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले आप लोगों को समझना वंशागति होता क्या है। देखो, वंशागति और विभिन्नता समझो। वंशागति, पहले वंशागत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागत कहलाता है। मतलब एक पीढ़ी से जो आनुवांशिक लक्षण हैं उनको दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागत कहलाता है। जैसे जो लक्षण माता और पिता में हो वो लक्षण मतलब पुत्र में यानी कि संतान में भी होना चाहिए, तो इसी को वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब वंशागत तो समझ में आ गया। वंशागति का अर्थ है जैसे एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे अब देखो विभिन्नता क्या होती है। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। देखो स्टूडेंट, विभिन्नता जो होती है, जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। और विभिन्नता देखो स्टूडेंट, जो लैंगिक जनन होते हैं, अगर देखो जब मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा फ्यूज करते हैं तो कुछ अलग प्रकार से संतान उत्पन्न होता है, तो वही स्टूडेंट विभिन्नता होती है। ठीक है, विभिन्नता तो जीवधारियों के बीच, जो जीवधारी होते हैं उनके बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मेन पॉइंट समझ लो और ध्यान से देखो वीडियो को। ठीक है, देखो यहां जो विभिन्नता होती है स्टूडेंट, विभिन्नता यहां समझो। यहां मैं आप लोगों को बताता हूं पहले। विभिन्नता जो होती है स्टूडेंट, लैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, लैंगिक जनन में ही विभिन्नता होती है। जो स्टूडेंट ये लैंगिक जनन होता है इसी में विभिन्नता होती है, क्योंकि स्टूडेंट लैंगिक जनन में जब नर और मादा फ्यूज करते हैं तो कुछ दूसरे टाइप से संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसी में विभिन्नता होती है, लैंगिक जनन में ही विभिन्नता हो सकती है। ठीक है, लैंगिक जनन में ही विभिन्नता हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। तो देखो यहां जब नर होते हैं, नर और इधर मादा। ठीक है, नर और मादा, नर का जो होगा डीएनए होता है और मादा का डीएनए। ठीक है, नर का डीएनए और मादा का डीएनए। अब ये देखो इससे क्या होगा, इससे नर युग्मक होगा, नर से नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। ठीक है, अब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक होगा, तब ये जब स्टूडेंट इनका डीएनए और इनका डीएनए आएगा युग्मनज में, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज में जब आएगा स्टूडेंट, युग्मनज में तो देखो इसका डीएनए और इसका डीएनए दोनों मिलकर एक डीएनए बनाएंगे, और वो डीएनए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, वो डीएनए जो होगा अलग होगा, क्योंकि दोनों का मिलकर एक अलग डीएनए बनेगा, तो अलग डीएनए बनेगा तो वो अलग होगा। ठीक है, मतलब उसका डीएनए अलग होगा ना, क्योंकि 2 अलग अलग डीएनए मिलकर एक डीएनए बनाएंगे तो उनका डीएनए कुछ अलग होगा। अब उनका डीएनए जब अलग होगा तो उसी को कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं, विभिन्नता। ठीक है, अलग होगा। तो ये जो होते हैं स्टूडेंट लैंगिक जनन में होते हैं। ठीक है, जो लैंगिक जनन होते हैं उन्हीं में विभिन्नता होती है। अब बात आती है अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती है। जो अलैंगिक जनन होते हैं स्टूडेंट
अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में ये जो विभिन्नता होती है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपको पता होगा एक अमीबा, ठीक है, एक अमीबा, ठीक है, यही अमीबा जब आगे जाता है तो यहाँ केंद्रक पर लंबा हो जाता है, ठीक है, यहाँ केंद्रक पर लंबा हो जाता है, और यही अमीबा देखो यहाँ दो अमीबा का निर्माण करते हैं, तो इनमें कोई अंतर थोड़ा नहीं है, यहाँ भी अमीबा यहाँ भी अमीबा, मतलब अमीबा ही होगा, ठीक है, तो वही एक ही डीएनए ऐसे जाएगा, तो ये मतलब इसमें इसीलिए विभिन्नता नहीं होती है अलैंगिक जनन में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकी वंशागत एवं विभिन्नता का अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है। जो वंशागति और विभिन्नता का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जो वंशागत और विभिन्नता, इन दोनों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो वही अनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। अनुवांशिकी समझ में आया? जो वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया, पहला वंशागति, दूसरा विभिन्नता, और विभिन्नता लैंगिक जन्म में होता है, ना कि अलैंगिक जन्म में विभिन्नता नहीं होती है, और अनुवांशिकी समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे देखेंगे। अब यहां मैंने एक टॉपिक बताया था अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी कई बार मैंने देखा है इनके जनक का नाम पूछता है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी प्रयोग किस पौधे पर किया था, और कितना वर्ष तक इन्होंने किया था, ठीक है। तो यहां मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा सीरियल से। देखो जो अनुवांशिकी के जनक हैं वो कौन है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में। और कहा हुआ था? जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में, सिलिसिया ग्राम में एक गांव था ये, ठीक है, उसी में हुआ था, जो कि जर्मनी में स्थित था ये गांव, ठीक है। और प्रयोग जो हुआ था, इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था? इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम, ठीक है। इन्होंने कितना वर्ष मटर के पौधे पर प्रयोग किया था? तो 7 ईयर तक इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, 7 वर्षों तक, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया जो अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। उनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में जर्मनी के एक गांव था जिसे कहते हैं सिलिसिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम होता है। कितना वर्ष तक प्रयोग किए थे? 7 वर्षों तक इन्होंने मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लो, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे बाद में, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? देखो जो मेंडल थे उन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना? वो टमाटर के भी पौधे को चुन सकते थे, और चाहे जिसके पोटैटो के भी पौधे को चुन सकते थे, ठीक है, चाहे जिस पौधे को चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना? देखो स्टूडेंट, मटर के पौधे में क्या होता है, इन 7 आप लोगों को लक्षण भी बताऊंगा, और इन्होंने क्यों चुना वो भी बताऊंगा। तो मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर बोर्ड एग्जाम में आए मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना, तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और आप लोग ध्यान दो, पहला मटर 1 वर्षीय पौधा है। जो मटर होता है 1 वर्षीय पौधा होता है, ठीक है। मटर 1 वर्षीय पौधा होता है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। दूसरा, मटर को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। देखो, और चाहे जो पौधे को नहीं उगाया जाए, ठीक है, कुछ पौधे को मटर को जो बगीचे में उगाया जा सकता है, लेकिन मटर जो है उसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। आप आसानी से उसे अगर वहां
बैठा दो तो वो आसानी से बगीचे में उग जाएगा। दूसरा, इसमें विपर्यासी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें विपर्यासी का अर्थ होता है, इसमें जैसे लंबा इसका होता है प्रभावी लक्षण, ठीक है, और बौना इसका अप्रभावी, यानी कि इसका लंबा का विपर्यासी बौना, तो मतलब इसके विपर्यासी लक्षण भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, लंबा का विपर्यासी बौना, ठीक है, और गोल का झुर्रीदार। अभी मैं आप लोगों को ऐसे 7 लक्षण बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आया, इसमें विपर्यासी रूप भी होते हैं। और दूसरा, मटर एक पुष्प जो हो, मटर का पुष्प उभयलिंगी होता है। मतलब मटर का जो पुष्प होता है ये उभयलिंगी पुष्प होता है, ना कि एक लिंगी ना द्विलिंगी, ये एक उभयलिंगी पुष्प होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले मटर का पौधा मतलब कौन सा लिंगी पुष्प होता है, तो आपको बताना है उभयलिंगी पुष्प होता है। और मटर में स्वपरागण होता है, मतलब आप मटर में स्वपरागण भी करा सकते हो। मटर जो होता है, मटर का आप लोग मटर से ही स्वपरागण करा सकते हो, ठीक है। ये भी इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है। मटर का पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करता है। अगर एक मटर के पौधे को आप लगा दो तो अनेक बीज उत्पन्न करेगा एक मटर का पौधा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मटर का पौधा जो होता है एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहां से मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि वो एक वर्षीय होता है, इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, इसका विपर्यासी लक्षण भी होता है, और मटर उभयलिंगी होता है, इसका स्वपरागण भी कराया जा सकता है, और मटर में एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहां से आप लोग इसे नोट कर लो, ये जो पॉइंट हैं इन्हें नोट कर लो और फिर आप लोग आगे लिखो, ठीक है। तो यहां से आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप लोग ध्यान से देखो। आगे हमारा है स्टूडेंट अगला टॉपिक है मेंडल के 7 लक्षण वाले जो पौधे को चुना। मतलब मेंडल जो थे उन्होंने 7 लक्षण वाले पौधे को चुना। मतलब जो अगर मटर लिया जाए तो उनका 7 लक्षण होता है जो कि मेंडल ने चुना था। तो जो मटर होता है उसके 7 लक्षण होते हैं, इसीलिए इन्हें मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था, ठीक है। तो वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं वो आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आया है, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें लक्षण की, तो लक्षण यहाँ देखो, यहाँ लक्षण और यहाँ लक्षण का जो प्रभावी लक्षण होता है और अप्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ लक्षण जैसे मैं ले लूं, कौन सा लक्षण है? लक्षण जैसे मैं ले लूं लंबाई। पहला लक्षण देखो, ऐसे 7 लक्षण है लंबाई। अब लंबाई का अगर देखा जाए तो लंबाई का जो प्रभावी लक्षण होगा, प्रभावी, वो होगा लंबा। मतलब लंबाई का प्रभावी लक्षण लंबा, और इसी का अप्रभावी लक्षण क्या होगा? लंबा का वो होगा स्टूडेंट बौना पौधा, ठीक है। लंबा का जो अप्रभावी लक्षण होगा वो होगा बौना, ठीक है। तो इसका लंबा और बौना, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा आएगा कि लंबा जो होता है, लंबा वो प्रभावी लक्षण होता है, उसका अप्रभावी लक्षण क्या होगा, ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। दूसरा देखो, एक तो लंबाई हो गया। अब यहां देखो स्टूडेंट, एक है बीज का आकार, जो उसका सीड होता है, बीज का आकार, बीज का आकार अगर वो गोल है, क्या है? गोल है तो वो तो प्रभावी लक्षण हो जाएगा। अगर वो गोल है तब वो प्रभावी लक्षण होगा। अगर गोल नहीं है, गोल के अलावा अगर वो झुर्रीदार है, कौन सा है यहां समझ लो, झुर्रीदार, तो वो उसका अप्रभावी लक्षण होगा। अगर गोल नहीं है, झुर्रीदार है, तो वो उसका अप्रभावी लक्षण होगा, ठीक है। आगे समझो। तीसरा, बीज का रंग, जो बीज होता है सीड, बीज का रंग, उसका रंग कैसा होना चाहिए? देखो, रंग आपका जो होना चाहिए वो पीला होना चाहिए। अगर प्रभावी लक्षण होगा तो उसका रंग होगा पीला, ठीक है, पीला। और अगर अप्रभावी लक्षण होगा तो उसका रंग जो होगा वो होगा हरा, ठीक है। उसका रंग क्या होगा? हरा होगा, पीला और हरा। अगला है पुष्प का रंग हो गया, सॉरी बीज का रंग। अब आता है पुष्प का रंग, जो उसमें पुष्प लगा होता है।
तो पुष्प का रंग कैसा होता है, वो देखो, पुष्प का रंग अगर उसमें प्रभावी होगा, क्या होगा, प्रभावी, तो वो होगा बैंगनी कलर का, पुष्प जो उसमें लगे होते हैं, ठीक है, पुष्प पुष्प। और अगर वो कौन से कलर का होगा, अगर वो बैंगनी ना हो, किस कलर का हो, सफेद कलर का हो, तो वो आपका होगा अप्रभावी लक्षण। सफेद रंग हो तो वो अप्रभावी लक्षण होगा, ठीक है। देखो साथ में मैं आप लोगों को समझा देता हूं तो नोट भी कर लेना। पुष्प की स्थिति अब आती है, जो पुष्प होता है, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति जो है अगर अच्छी है तो वो तो आपका प्रभावी होगा, अच्छे, ठीक है। और अगर अन्यथा है, ठीक है, अन्यथा, तो वो आपका अप्रभावी होगा, ठीक है। ये ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। फली का रंग, जो उसमें फली होता है, फली का रंग, फली का रंग स्टूडेंट का ऐसा होना चाहिए, फली का रंग होना चाहिए हरा, फली जो, फली जिसके अंदर जो मटर होते हैं, ठीक है, हरा। या अगर आपका हरा है तो वो प्रभावी होगा, पीला होगा तो वो अप्रभावी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब आता है लास्ट, फली का आकार, जो फली होता है, फली का आकार, फली का आकार अगर फूली हुई है, फली हुई है, ठीक है, मतलब फली मतलब फूला हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रभावी होगा। लेकिन अगर वो सिकुड़ी हुई है, क्या है, सिकुड़ी, सिकुड़ी हुई, तो वो होगा अप्रभावी लक्षण। स्टूडेंट ये लिखा हुआ है सिकुड़ी हुई, ठीक है, दोबारा देख लो, सिकुड़ी हुई, यही चीज है, तो वो आपका अप्रभावी लक्षण होगा। तो यहां से अगर कोई कह दे कि बैंगनी का अप्रभावी रंग क्या होगा, तो आप बताओगे, तो याद होगा तो बता दोगे उसका सफेद होता है, पीला का हरा होता है, गोल का झुर्रीदार होता है। यहां स्टूडेंट दो चीजें आपको फंसेंगी, क्या, अगर कोई पूछे, देखो यहां पीला जो है यहां प्रभावी है और यहां पीला अप्रभावी है, कैसे, देखो जो फली का रंग होना चाहिए वो सिंपली हरा होना चाहिए, लेकिन पीला हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अप्रभावी लक्षण हो जाता है। तो अगर फली का रंग पूछा जाए तो आपका पीला जो होगा अप्रभावी लक्षण होगा, अगर बीज का रंग पूछा जाए तो पीला आपका प्रभावी लक्षण होगा। तो इतना याद रखना, ठीक है। तो यहां तक आपका हो चुका है, मेंडल के 7 जो लक्षण वाले पौधों को चुना था वो यही है। नंबर 1 बीज का आकार, देखो स्टूडेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबर 1 बीज का आकार, फिर बीज का रंग, फिर पुष्प का रंग, फिर पुष्प की स्थिति, फिर फली का रंग, फिर फली के आकार। तो ये सब हो जाते हैं इनकी 7 लक्षण वाले पौधा, ठीक है। ये 7 लक्षण वाला पौधा है। अगर प्रभावी होगा तो लंबा होगा, अप्रभावी होगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, आप लोग याद भी कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जो मेंडल का नियम है, मेंडल ने कितने नियम दिए थे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये नियम जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। देखो अब आता है मेंडल का प्रयोग। देखो मेंडल का प्रयोग पहले समझ लो, ठीक है, फिर हम लोग मेंडल का नियम भी देखेंगे। तो मेंडल का नियम पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर मेंडल का प्रयोग देखेंगे, क्योंकि मेंडल के नियम अगर आप लोग देख लोगे तब मेंडल का प्रयोग समझ में आएगा, क्योंकि मेंडल के नियम पर ही आधारित है मेंडल का प्रयोग। अगर मेंडल का नियम समझ में आएगा तभी मेंडल का प्रयोग समझ में आएगा। तो मेंडल का नियम पहले समझ लो, फिर हम लोग मेंडल का प्रयोग समझेंगे, ठीक है। मेंडल का नियम आपको पता होगा कि मेंडल ने अपना 3 नियम प्रस्तुत किया था। अब कौन कौन सा नियम है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से। तो मेंडल का नियम, देखो मेंडल ने 3 नियम दिया था। अब कौन कौन सा नियम है यहां मैं आप लोगों को लिखकर समझाता हूं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, ये इनका
फर्स्ट नियम था, ठीक है। नंबर सेकंड, पृथक्करण का नियम। नंबर थर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये इनका 3 नियम था। अब हम लोग एक एक को पहले हम लोग समझेंगे, प्रभाविता का नियम, फिर पृथक्करण का नियम, फिर तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीनों को बारी बारी से समझने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला समझते हैं। पहले में क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान से समझ लो बस। फिर मैं आप लोगों को संकरण से समझाऊंगा, जो कि संकरण कराना है। नंबर फर्स्ट, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम देखो, जब प्रभावी लक्षण का जीन, प्रभावी लक्षण आपको पता होगा लंबा, और अप्रभावी लक्षण बौना, हमें लंबा और बौना ही लेकर चलना है। तो जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो, मतलब अगर जो प्रभावी लक्षण का जीन है और अप्रभावी लक्षण का जीन है, दोनों साथ में हो, साथ में उपस्थित हो, ठीक है, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। अगर हम मान लें कि जब प्रभावी लक्षण को लंबा मान लें और अप्रभावी लक्षण को बौना मान लें, अगर ये दोनों लंबा और बौना साथ में उपस्थित हैं, तो साथ में अगर उपस्थित होंगे, तो अगर हम लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराएंगे, तो जो प्रभावी लक्षण यानी कि लंबा वाला पौधा अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और जो बौना वाला पौधा है वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही ये कहना चाहता है। कह रहा है जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो, ठीक है, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं, ठीक है। अब कैसे, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहां आप लोग पहले नोट कर लो, फिर संकरण समझो। देखो यहां लिखा है जब प्रभावी लक्षण वाला जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जीन जो है वो दोनों साथ में उपस्थित हो, तो प्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। देखो कैसे, यहां मैं लेता हूं लंबा और यहां मैं लेता हूं बौना। लंबा और बौना, लंबा क्या है, ये है स्टूडेंट प्रभावी लक्षण और ये है अप्रभावी लक्षण, ठीक है, प्रभावी अप्रभावी। इसे देखो लंबा को अगर हम देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, जबकि देखो अगर एक प्रभावी लक्षण को हम लोग जिस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं उसका स्मॉल लेटर से हम लोग बौने को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हो तो उसे स्मॉल टी से, अगर आप जो प्रभावी लक्षण से आर से प्रदर्शित करते हो तो बौना वाला यानी कि सॉरी अप्रभावी लक्षण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करना है। अगर जो बौना वाला आपको कैपिटल लेना है, मतलब प्रभावी वाला कैपिटल लेना है और उसी का आपको अप्रभावी वाला स्मॉल लेना है, ना कि आपको यहाँ लंबा का टी लिया है, टेल मतलब लंबा, बौना का आप उठाओ अंडरसाइज, तो वो नहीं आपको लेना है। तो क्या लेना है, टी और उसको स्मॉल में लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का आप जब संकरण कराओगे तो एक एक जीनों अलग अलग होके क्या बनाएंगे, और एक बात याद रखना, हमें प्रभावी लक्षण वाला ही जीन आगे लिखना है। तो ये आपका एक टी यहां आएगा और एक ये टी यहां आएगा, तो जो आगे है वही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो आगे क्या है, कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी है तो लंबा पौधा होगा, और लंबा पौधा है तो प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण है तो प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहां मैं यही कहना चाहता था कि जब हम इस लंबे पौधे या प्रभावी लक्षण का संकरण, देखो अगर प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन अप्रभावी वाला नहीं प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये था मेंडल का प्रथम नियम जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। सेकंड है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है, अगर जो कारक होते हैं, कारक, मेंडल ने इस चीज को, ये जनक है लेकिन इन्हें कारक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कारक, ठीक है।
यहां समझे, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी समझ जाओगे। कारक युग्मक बनते समय, कारक जो होते हैं युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। ठीक है, जो कारक होते हैं, कारक जो मेंडल ने देखो जो ये दोनों जीन साथ में है इन्हें कारक नाम दिया था। अगर ये कारक जो है युग्मक बने तो युग्मक बनते समय मेंडल जी कह रहे हैं कि ये आधे आधे पृथक हो जाता है। ये मतलब आधा आधा पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। कौन? जो कारक होते हैं। कारक अगर देखो कारक जो होते हैं वो आधे आधे पृथक हो जाते हैं और ये युग्मक में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो जैसे प्रभावी लक्षण में लेता हूं, प्रभावी। अब प्रभावी में मैंने लिया क्या? मैंने लिया कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये लंबा है तो इसलिए प्रभावी होगा। अगर मैं यहां लेता हूं अप्रभावी लक्षण, ठीक है, दोनों समझ लो नियम इनके बहुत ही इजी थे। ठीक है, अप्रभावी लक्षण तो इसको आपको स्मॉल में लेना है। ठीक है, अब इसे मेंडल ने नियम दिया था क्या? क्या नियम दिया था? क्या नाम दिया था? कारक। अब ये कारक जो है स्टूडेंट युग्मक बनते समय, अब ये देखो अगर ये युग्मक बनेंगे तो आधे आधे पृथक हो जाएंगे। तो मेंडल ने यही कहा था कि जो कारक होते हैं वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं। ठीक है, यही मेंडल ने कहा था। तो यहां आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, जो कारक हैं युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं। ये क्या है? युग्मक। ठीक है, तो ये था मेंडल का सेकंड नियम। तो स्टूडेंट ये था मेंडल का सेकंड नियम। तो यहां आपको समझ में आया, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण ये कारक है और कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो गया। तो स्टूडेंट ये था दूसरा नियम। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नियम देखेंगे।